भाई फोतुआ तो मेरी शादी भाभी से कर दी। मैं 18 साल का और भाभी 40 साल की थी। वो सुहाग रात के इंतजार में बैठी थी। मैं तो पहली रात ही उनको तलाक देना चाहता था, लेकिन मेरे कमरे में जाती ही भाभी तो पूरी। कुछ दिन पहले ही मेरे बड़े भाई की वफात हो चुकी थी। अब तो मेरी भाभी की इद्दत भी पूरी हो गई थी। मैं जब कॉलेज से घर वापस लौटा तो सभी घर वालों ने जबरदस्ती से मेरा निकाह भाभी से कर दिया। मैं तो उनसे निकाह करने के लिए भी राजी नहीं था, मगर मेरे बाबा ने मुझसे जबरदस्ती करके निकाह जैसे पाक रिश्ते में भाभी को बांध दिया। मैंने अब सोच लिया था कि मैं इस रिश्ते को नहीं निभाऊंगा, बल्कि भाभी को तलाक देकर इस घर से दूर भाग जाऊंगा और कभी भी यहाँ वापस नहीं आऊंगा। जैसे ही मेरा निकाह भाभी से हुआ तो मैं भाभी के कमरे में गया और जैसे ही कमरे में जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैं तो अपनी भाभी के बारे में इस मुतालिक कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी भाभी इस हद तक गिर सकती है। होश तो मेरे तब उड़े जब भाभी ने मुझे अपनी तरफ खींचकर अपने पास सुला लिया और फिर उन्होंने अपना हाथ, मेरा नाम तला है, ये उस वक्त की बात है जब मैं 11वीं जमात में था। मेरे घर वालों ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया था जिसका मैं अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था, और आज मैं कोर्ट में अपने खिलाफ ही केस जीत कर भी हार गया हूँ। मैं बेंच पर बैठकर वहीं पर रो रहा था। उस वक्त वकील, जो कि एक लड़की थी, वो मेरे पास आई और अपना हाथ मेरे कंधे पर रखकर कहने लगी, आप यहाँ पर बैठकर रो क्यों रहे हैं? आप ठीक तो है ना? आज तो आप केस जीत गए हैं। क्या आप इस चीज से खुश नहीं हैं? बल्कि आप तो रो रहे हैं। वो वकील लड़की मुझे जानती थी, इसलिए वो मुझसे इतनी बात कर रही थी। मैं तो इस वक्त बिखर के रह गया था, बिल्कुल टूट चुका था। फिर वो मुझसे कहने लगी, आपके साथ ऐसा क्या हुआ था? मैं तो आपके बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन अगर शायद आप मुझे बताएंगे तो आपके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। फिर मैंने उससे बताया कि मेरे घर में मेरे माँ बाप थे और मेरे एक बड़ा भाई भी था। वो मुझसे उम्र में काफी बड़ा था, उसकी शादी भी हो चुकी थी और मेरी एक छोटी बहन भी थी। मैंने जब से होश संभाला तब से सबको प्यार मोहब्बत करते देखा। मैं घर में हर एक शख्स से हंसी मजाक करता और छेड़छाड़ में लगा रहता, लेकिन मेरी छोटी बहन बहुत संजीदा मालूम होती थी, बिल्कुल डरी सहमी सी रहती थी। उसकी तबीयत में मुझे डर दिखाई देता था। वो किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं किया करती थी, बस हर वक्त खामोश खामोश से रहती थी। मैं तो इम्तिहानात की तैयारी में मसरूफ था और हमारा बिजनेस बड़े भाई ही संभाल रहे थे। मेरी भाभी तो मुझसे काफी अटैच थी। उनकी उम्र 40 साल थी, लेकिन उनकी एक भी औलाद नहीं थी। वो जब भी मुझे देखती तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। मेरे माँ बाप तो काफी बूढ़े हो चुके थे, इसलिए ज्यादा वो घर के मसाइल से दूर ही रहते थे। एक रोज हम खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट बाहर गए हुए थे और वापस घर ही लौट ही रहे थे। भाई भाभी तो अलग कार से आ रहे थे और कार में हम घर वाले बैठे हुए थे, लेकिन हम लोग तो तकरीबन आधा घंटे में घर पहुंच गए थे। लेकिन 1 घंटा हो चुका था, भाई और भाभी अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। इतनी ही देर में फोन की घंटी बजने लगी। मैंने जैसे ही फोन उठाकर सुना तो आगे वाले ने मुझे एक ऐसी बात सुनाई जिससे सुनकर मेरे हाथ से फोन ही छूट गया। मैं अपने घर वालों के साथ बड़ी मुश्किल से अस्पताल पहुंचा। भाई की लाश तो सामने ही रखी हुई थी और उनकी चीजें हमें पहचानने के लिए दी गई थी। बाबा तो खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे, दुख में ऐसे भरे कि नढाल से हो गए थे और वहीं पर चकरा कर गिर गए थे। और मैंने नर्स से भाभी का पूछा तो वो कहने लगी उनकी हालत बहुत ही नाजुक होने की वजह से वो इमरजेंसी आईसीयू में हैं। भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जो खाई में गिरकर पूरी तरह से जल चुकी थी। इस हादसे से तो हम सब पर क़यामत टूट चुकी थी। हम लोग तो जैसे तैसे करके भाई की मैयत को घर ले आए, लेकिन अम्मी तो बेहोश हो चुकी थी। हमारी खुशियां इस तरह से बिखर गई थी। हमारी खुशियों को तो किसी की नजर लग गई थी। पूरा घर भाई की मौत पर मातम मना रहा था और मेरी बहन सदफ तो अपने कमरे में ही बंद हो गई थी। अब भाभी भी घर वापस आ गई थी। उनकी तबीयत अब थोड़ी बेहतर थी। अब वो भी चुपचाप बैठे आंखों से आंसू बहा रही थी, लेकिन हैरत से मेरी नजर मुसलसल उस दरवाजे पर जा रही थी। सदफ तो अपने भाई के आखिरी दीदार के लिए भी बाहर नहीं आई थी। हमने भाई की तदफीन का अमल पूरा कर दिया और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो रहे थे, तब मैंने रास्ते में एक झाड़ू लगाने वाली औरत को देखा। ये तो वही लड़की थी जो अस्पताल में नर्स की ड्यूटी में थी। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा ये मेरा वहम है। एक रात में भाभी के कमरे से यूं ही गुजर रहा था कि मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी फौरन भाभी के कमरे में गया तो भाभी मेरी बहन को
डांट रही थी और फिर जैसे ही भाभी की नजर मुझ पर पड़ी तो उन्होंने सदफ को अपने सीने से लगा लिया और उसे दिलासे देने लगी, मगर सदफ मुझे देखते ही कमरे में भाग गई। मुझे तो यहाँ का मामला कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं खामोशी से अपने कमरे में चला गया। एक तरफ सदफ का इस तरह का बर्ताव और दूसरी तरफ मुझे बिजनेस की फिक्र खाई जा रही थी। कुछ दिन तो इसी तरह से गुजर गए थे। अब तो भाभी की इद्दत भी पूरी हो चुकी थी। आज मैं जैसे ही स्कूल से वापस आया मेरे सर पर तो क़यामत ही आ गिरी थी। जब मैंने इस तरह का मंजर देखा, भाभी सेहन में दुल्हन बने बैठी हुई थी और उस खानदान के कुछ लोग भी हमारे घर में मौजूद थे। अम्मी अबू तो उस वक्त साफ साफ परेशान नजर आ रहे थे। उस वक्त घर में हो क्या रहा था मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। घर में एक वकील भी मौजूद था जो कुछ पेपर्स हाथ में पकड़े हुए खड़ा था और जैसे मेरी नजर ऊपर गई तो सदफ ऊपर खड़ी मुझे इशारे कर रही थी। शायद उसके इशारे का मतलब इनकारी था, शायद वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मेरे कुछ बोलने से या समझने से पहले ही अम्मी अबू मुझे कोने में ले गए और मुझसे कहने लगे। और जैसे ही मैंने उनकी मुंह से ये बात सुनी तो उनकी बात को सुनकर मुझे ऐसा धचका लगा कि मैं चकरा कर गिरते गिरते बचा था। अबू मुझसे कहने लगे कि तुम अपनी भाभी से निकाह कर लो। ये क्या सुन रहा था? ये अबू ने मुझसे क्या कह दिया कि मैं भाभी से निकाह कर लूं? अबू, मैं भाभी से निकाह कैसे कर सकता हूँ? आप ये क्या कह रहे हैं? अबू, आखिर ये सब क्यों और कैसे? और फिर अम्मी अबू कहने लगे, बेटा अब तुम हमसे कुछ भी सवाल मत पूछो, ये हमारी और खानदान की इज्जत का सवाल है। बस ये समझ लो कि हम लोग जो फैसला करेंगे उसी में हम सबकी बेहतरी है। मैंने कहा, आप लोग ये सब क्या कह रहे हैं? अम्मी और अबू मेरे आगे हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे, देख तेरे हाथ में ही सब कुछ है। ये सुनकर मेरा सर फटने लगा कि अम्मी अबू ये सब क्या कह रहे थे। ये लोग मुझे जबरदस्ती इस निकाह के लिए राजी कर रहे थे। फिर भाभी जो मुझसे उम्र में काफी बड़ी थी, लेकिन सदफ मुझे मुसलसल इंकार का इशारा किए जा रही थी। फिर शायद भाभी की नजर ऊपर गई तो सदफ अपने कमरे में जाकर बंद हो गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। पहले भाई की मौत का सदमा, फिर ऊपर से अपनी ही भाई की बेवा से निकाह। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो अम्मी और अबू मुझसे हाथ जोड़े इल्तिजा कर रहे थे, पर मेरे हाँ का इंतजार कर रहे थे। और फिर भाभी की भी कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो वो दुल्हन बने आराम से बैठी थी। मैंने बहुत ही मजबूर होकर ना चाहते हुए भी अपनी भाभी से निकाह के लिए हाँ कर दी, पर मेरी हाँ सुनकर तो अम्मी अबू की खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। वो लोग जल्दी से उस वकील के पास गए और कुछ बातचीत करने लगे। इधर मेरा जहन अभी खटक रहा था। सदफ मुझसे कुछ तो कहना चाह रही थी, लेकिन मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं ऊपर जाकर सदफ से कुछ बात कर सकूं, और ना ही वक्त और हालात ने मुझे उससे कोई मोहलत दी थी। बहरहाल मैंने बहुत सोचने समझने के बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं ये निकाह कर लूंगा, लेकिन कमरे में जाते ही भाभी को 3 बार तलाक बोलकर ये घर हमेशा के लिए छोड़कर कहीं और जगह चला जाऊंगा। फिर जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने कमरे में गया और फ्रेश होकर सहन में आ गया था। इधर अम्मी और अबू वकील से मुसलसल बातें किए जा रहे थे, लेकिन मेरे दिलो दिमाग ने तो काम करना ही छोड़ दिया था। ऊपर देखा तो सदफ का कमरा बंद था। भाभी की तरफ देखता तो उनकी एक अजीब सी मुस्कुराहट मेरे दिल में शक पैदा कर रही थी, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद अबू अम्मी मेरे पास आए और मेरे आगे पेपर्स रख दिए थे। कहने लगी, ये निकाह के पेपर हैं, इन पर अपने दस्तखत कर दो। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। निकाह पढ़ाने के बाद निकाह के पेपर पर भाभी और मेरे दस्तखत हो गए थे और अब भाभी मेरे निकाह में थी। मुझे तो नहायत ही शर्म महसूस हो रही थी। एक तो भाभी मुझसे उम्र में काफी बड़ी थी और ऊपर से मैंने हमेशा उन्हें अपनी माँ के रूप में देखा था, और अब ये सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। कुछ देर बाद सब मेहमान अपने घरों को जा चुके थे और मैं अकेला तन्हा अपने घर की सहन में बैठा था। भाभी को अम्मी उनके कमरे में छोड़ आई थी और अब से मुझे भी भाभी के साथ उनके कमरे में रहना था। मुझे सोच सोच कर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। भाभी के साथ मैं भाई की जगह कैसे ले सकता हूँ, और मेरे घर वालों ने भी जरा लिहाज ना किया और मेरा और भाभी का निकाह कर डाला। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने यही सोच रखा था कि कमरे में जाते ही भाभी को तलाक दे दूंगा और पूछूंगा कि आखिर ऐसी भी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि ये सब करना जरूरी हो गया था। मैं गुस्से में भरा भाभी के कमरे की तरफ जा रहा था। मेरे कानों में कुछ आवाजें महसूस हो रही थी, लेकिन मैं उससे कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं था। मैं कमरे की तरफ कदम बढ़ाता गया और जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से आने वाली आवाजें सुनकर मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था।
मैंने उस वक्त अंदर जाना मुनासिब ना समझा और छुपकर खिड़की से देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा फौजशुदा भाई और भाभी हाथों में हाथ डाले एक साथ बैठे हुए थे और जब मैंने उनकी बातें सुनी तो ना तो मुझे अपने कानों पर यकीन आ रहा था और ना ही अपनी आंखों पर कि मैंने जो कुछ देखा वही सच था या फिर बात कुछ और थी। मैं उस वक्त अपनी किस्मत को कोस रहा था कि मैं तो बचपन से खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन फिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? आखिर कौन है जो मुझे इन तमाम सवालात के जवाबात देता? फिर मुझे अपनी बहन सदफ का ख्याल आया और मैं दौड़ा दौड़ा उसके कमरे में गया और जोर जोर से सदफ के कमरे का दरवाजा बजाने लगा। काफी देर बाद सदफ ने दरवाजा खोला। मैंने अंदर जाकर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और वो मुझे देखकर रोने लगी। फिलहाल मैंने उस वक्त तो सदफ को तसल्ली दी। मैंने कहा, सदफ ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने रोते हुए अपनी बहन सदफ के आगे हाथ जोड़ दिए। मुझे रोता देखकर आज सदफ की खामोशी टूट गई थी। वो कहने लगी, तला भाई ये सब कोई नई बात नहीं है, ये सब तो सालों से चला रहा था, लेकिन आप तो बस घर वालों के प्यार मोहब्बत में सब कुछ भूल गए थे। आपको जिस दिन इस घर में लाया गया था ये सब उसी दिन से चल रहा था और आज इसका इख्तिताम आपके निकाह से होना था। ये सब सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर गया था। मैं तो कुछ भी नहीं जानता था कि सदफ मेरे मासी के बारे में क्या जानती है, लेकिन ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। आखिर मेरे मासी का इस निकाह से क्या ताल्लुक था और फिर मेरा फौजशुदा भाई कैसे जिंदा हो गया था? मैं रोते हुए ये सब उस वकील लड़की को बता रहा था और वो मेरी कहानी बहुत ही दिलचस्पी से सुन रही थी। मैंने कहा कि हकीकत जानने के बाद मेरा खून खोल उठा था। मैंने और सदफ ने सारे सबूत इकट्ठा किया और इन सब के खिलाफ कर दिया और आज मुसलसल पेशों के बाद मेरी और सदफ की गवाहियों से ये केस मैं जीत कर भी हार गया हूँ। जीत मेरी किस्मत में लिखी थी, लेकिन मेरे अपनों का साथ मेरी किस्मत में बस इतना ही लिखा था। मेरी बात सुनकर वो वकील कहने लगी, तलहा आपका मासी क्या था और आपने उस रात भाभी के कमरे में क्या देखा था और सदफ ने आपको कौन सी सच्चाई बताई थी? उस वकील लड़की ने ये बात करके फिर मेरे जख्मों को हरा कर दिया था। मैं ये सुनकर रोने लगा था। मुझे याद आ गया था। मैंने कहा, मैं उस वक्त 2 साल का था जब मेरे भाई और भाभी मुझे अपने घर में लाए थे। दर हकीकत में उनका सगा भाई नहीं था, बल्कि मैं उनके दूर के रिश्तेदारों का बच्चा था। लेकिन बचपन में एक हादसे में मेरे वालिदैन की वफात हो गई। तब उनकी वफात पर पूरा खानदान जमा था और हर कोई मुझे अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन भाई और भाभी की बहुत इसरार करने पर मुझे उनके हवाले कर दिया गया था, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी और खानदान वालों को लगता था कि उनके घर कोई औलाद नहीं है तो वो लोग मेरी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकते हैं। इसलिए 2 साल की उम्र में भाई भाभी मुझे अपने घर ले आए, जहाँ मेरी परवरिश मेरी सोच से भी बढ़कर की गई थी। मुझे इतना प्यार मोहब्बत दिया गया कि मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं इस घर का बेटा नहीं हूँ। और अम्मी अबू ने तो मुझे खूब लाड प्यार से पाला था। शायद मेरे इस लाड प्यार की वजह से वो लोग अपनी सगी बेटी सदफ पर इतनी तवज्जो ना दे सके और बचपन से ही एहसास कमतरी का शिकार हो गई थी, इसलिए वो सबसे कटी कटी रहने लगी थी। लेकिन जब मैंने सदफ को उस दिन भाभी के कमरे में देखा था, मुझे कुछ अजीब लगा था। जब जोर से भाभी ने सदफ का हाथ पकड़ा हुआ था और मेरे हाथ ही उसे गले लगा लिया था। बहरहाल मैं तो अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रहा था, लेकिन जब मेरा जबरदस्ती निकाह भाभी से करवा दिया गया और मैं भाभी के कमरे में जाते ही तलाक के अल्फाज बोलता, उस वक्त मैंने कुछ ऐसा देख लिया था कि मैं अपना तलाक का फैसला बिल्कुल बदल चुका था और साथ साथ सदफ ने जो सच्चाई मुझे बताई वो जानकर मेरे अंदर सब कुछ टूट गया था। मैं जीते जी मर चुका था और हम दोनों सबूत इकट्ठा करने के लिए उस रोड की तरफ निकल पड़े जहां वही लड़की झाड़ू लगाया करती थी, जिसे मैंने उस दिन अस्पताल में नर्स के लिबास में देखा था। वो हमें देखकर भागने लगी, लेकिन जैसे ही हमने उसे पैसों की लालच दी वो सारी सच्चाई उगलने लगी। मैं तो सर पकड़ कर वहीं पर बैठ गया था। तब सदफ ने घर वालों की गिरफ्तारी करवाने में मेरा पूरा साथ दिया। पुलिस ने सदफ की गवाही से घर वालों को गिरफ्तार किया, जो वो बचपन से आज तक सब कुछ देखती आई थी। सदफ ही इस साजिश का जीता जागता सबूत बनी और भाई और भाभी को उम्र कैद की सजा हो गई। मेरी बात सुनकर वो वकील लड़की हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगी। वो कहने लगी, तो क्या भाई जिंदा थे? लेकिन वो हादसा, वो मैयत? ये सुनकर मैं दबे दबे लहजे से मुस्कुराने लगा और कहा, आप नहीं जानती भाभी और भाई और उनके वालिदैन मेरे साथ क्या खेल खेलना चाह रहे थे। वो कहने लगे, बचपन से जवानी तक उनकी परवरिश में कोई कमी मुयस्सर नहीं थी, फिर कैसे वो लोग आपके साथ ये खेल खेल गए? अचानक सदफ भी उसी वक्त मुझे ढूंढते हुए हमारे पास आ गई। मैंने सदफ से अपने घर वालों की खैरियत पूछी तो सदफ कहने लगी, भाई आपने अम्मा अब्बा के खिलाफ केस जीत कर भी उन्हें माफ कर दिया, जबकि भाई और भाभी के साथ वो भी साजिश में बराबर
शरीक थे और अगर वो अपनी साजिश में कामयाब हो जाते तो आज आप इस दुनिया में ना होते। ये सुनकर मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, सदफ, जो भी हो आखिर वो हैं तो मेरे ही माँ बाप। उन्होंने जो कुछ किया वो इस बात पर बहुत शर्मिंदा है और मेरे लिए यही काफी है। हाँ, मेरा बस नहीं चला, मैं तो भाई और भाभी को भी माफ कर देता। सदफ, तुमने मुझे ऐसा करने से रोक दिया था। सदफ कहने लगी, बचपन से लेकर आज तक जो कुछ हुआ भाई और भाभी ही आपके असली गुनाहगार हैं। लेकिन ये तो आपका बड़ापन है कि सब कुछ जानकर भी आपने कभी भाई और भाभी से कोई सवाल नहीं किया। हैरत है भाई, वो वकील लड़की कहने लगी। आखिर तुम लोग मुझे बताते क्यों नहीं हो कि आखिर उस रात तुमने और भाभी और भाई के बारे में भाई के कमरे में क्या देखा? और सदफ, तुम सब जानते हुए भी इतने सालों से क्यों चुप रही? सदफ कहने लगी, आगे की तफसील मैं बताती हूँ। सदफ कहने लगी, मैं बचपन से ही चुप इसलिए रहती थी कि मुझे तलहा भाई से जलन थी। मैं जानती थी वो हमारे सगे भाई नहीं है। सगी बेटी होने के बावजूद अम्मी, अब्बू और भाई भाभी की सारी तवज्जो भाई की तरफ थी। लेकिन जब मैंने सच्चाई को परखा तो मेरे होश ही उड़ गए कि मेरे घर वाले इतने गिरे हुए हो सकते हैं। जिस रात भाभी से भाई का निकाह हुआ उस रात भाई भाभी को तलाक देने के लिए भाभी के कमरे में जा रहे थे। तब भाई ने जानी पहचानी से आवाज सुनी जो भाभी के कमरे से आ रही थी और फिर उन्हें लगा कि अंदर कोई मौजूद है जो भाभी से बातें कर रहा है। तब भाई ने खिड़की से छुप कर देखा तो उनके ऊपर तो क़यामत ही टूट पड़ी थी। अंदर भाभी के साथ बैठा हुआ इंसान और कोई नहीं बल्कि बड़े भाई थे। वही भाई जिनके कुछ महीने पहले वफात पा गए थे और घर वालों के सर इतना बड़ा गम आ गिरा था। वो लड़की कहने लगी, लेकिन भाई जिंदा कैसे हो गए? सदफ कहने लगी, वो सब एक नाटक था और बना बनाया प्लान। खानदान वालों और भाई की नजरों में धूल झोंकी गई थी। घर वालों को एक ऐसी मैयत दी गई जो पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी और उसकी शिनाख्त करना मुश्किल था। अस्पताल वालों को भी पैसे खिलाए गए थे और फिर ऊपर से भाभी ने रोने पीटने का नाटक किया और भाई का दिल बिल्कुल मौम कर दिया था। और उस दिन भाई ने देखा कि भाभी और भाई दोनों एक साथ बैठे हुए थे और उनका प्लान ये था कि कमरे में आते ही तला भाई को मार दिया जाएगा और सबकी नजरों में ये दिखाया जाएगा कि तलहा इस शादी पर खुश नहीं था, इसलिए उसने खुदकुशी करके अपनी जान ले ली। भाभी और भैया हंस रहे थे और कहने लगे, हमारा तलहा को घर लाने का सालों का पुराना मकसद आज पूरा हो जाएगा। लेकिन भाई को यकीन नहीं आ रहा था। फिर हम उस लड़की के पास गए और उसका बयान रिकॉर्ड किया कि उसे पैसों की लालच देकर नर्स के कपड़ों में अस्पताल में ये सब करने को भाई और भाभी ने ही कहा था। वो लड़की ये सब सुनकर कहने लगी, वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई और भाभी का ये सब करने की असल वजह क्या थी? सदफ हंस पड़ी, कहने लगी, पैसा पैसा और बस पैसा। लालच इंसान को हर बुरा काम करने पर मजबूर कर देती है। भाई के वालिदैन के मरने के बाद उनकी सारी जायदाद, दौलत, सारा और बिजनेस सब कुछ तलहा भाई के नाम था। हकीकत तो ये है कि हम लोग गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं और जब भाई के वालिदैन फोत हुए तो तब उन्हें इस घर में लाने का मकसद ही सिर्फ दौलत थी, क्योंकि भाई के वालिद बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मार्केट में 100 से ज्यादा दुकानों के मालिक थे और ताज्जुब की बात यह है कि ना ही उनका कोई भाई था और ना ही बहन, और वालिदैन भी वफात पा गए थे, यानी कि उनके आगे पीछे कोई ना था। सारे जायदाद भाई की थी। तब भाभी और भैया रो पड़े थे कि हम बेऔलाद हैं, तलहा की परवरिश हम माँ बाप बनकर पालेंगे। यहाँ तक तो सही था, मगर जिस दिन से मुझे पता चला था कि तलहा भाई को प्लान के मुताबिक मार दिया जाएगा, उस दिन मैं अपने घर वालों के खिलाफ हो गई। ठीक है, मैं भाई से हंस जरूर करती थी, मगर मैं उन्हें यूं मरता नहीं देख सकती थी। और जब मैंने इस सब की मुखालफत की तो मेरा सगा भाई और भाभी और मेरे सगे वालिदैन मुझे बंद कमरे में मारा करते थे और कहते, तुम अपनी जुबान बंद रखो, किसी से कुछ नहीं कहोगी वरना वो मुझे भी मार देंगे। इसलिए मैं घर में चुप चुप रहती थी। लेकिन जब मैं भाई को देखती मेरा दिल तड़प सा चाहता था कि चंद दिनों बाद तलहा भाई हमें छोड़कर चले जाएंगे और फिर भाई की उम्र में अभी बहुत वक्त था। इस बात का फायदा उठाकर भाई और भाभी इस मकसद के तहत तलहा भाई को घर ले आए थे और इसे प्यार मोहब्बत से बड़ा किया। लेकिन जैसे ही उनकी उम्र 18 साल हुई तो उनकी माँ बाप की वसीयत के मुताबिक जो कुछ उनका था वो अब तलहा भाई के नाम हो गया था। शादी के बाद अगर तलहा भाई को कुछ हो जाता तो वो सारी जायदाद उनकी बीवी के नाम हो जाती और ये सब खेल खेला गया था। भाभी से इस निकाह के लिए भाई को मजबूर किया गया ताकि घर का पैसा घर में ही रहे, क्योंकि भाई जानते थे जो बिजनेस वो सालों से संभालते आए थे वो अब तलहा के नाम होना था। बस इस तरह घर वालों ने सारी साजिश की और तलहा भाई की दौलत जायदाद नाजायज तरीके से हड़पने की कोशिश की। लेकिन कुदरत ने सब ठीक कर दी और भाई के गुनाहगारों को उनके किए की सजा कोर्ट ने उम्र भर कैद की सजा सुना दी थी। मगर आखिरी वक्त में भाई ने सबको माफ
معاف کر دیا اور اپنے والدین کو اور بھائی کو یوں جیل میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس وکیل لڑکی نے بھائی سے شادی کر لی تھی اور آج میں بھائی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ بڑے بھائی اور والدین اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہیں۔ بھائی اور میں ان سے ملنے اکثر جایا کرتے تھے، مگر ہم رہتے الگ گھر میں ہیں۔ آج پھر سے ہماری زندگی میں خوشیاں آ گئی ہیں۔